नमस्कार। बिहार का विधानसभा चुनाव हो चुका है, चुनाव नतीजे साफ हो चुके हैं, लेकिन इन नतीजों में एआईएमआईएम यानी कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की जो परफॉर्मेंस रही है, 5 सीटों पर जीत उन्होंने हासिल की है। और इसके बाद एक नई बहस उत्तर भारत की राजनीति में विशेषकर खड़ी हो गई है। ओवैसी को आरजेडी और विशेषकर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। और ओवैसी का इस पर पलटवार है, जोरदार पलटवार है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का कहना यह है कि ओवैसी की वजह से बिहार का विधानसभा चुनाव उनके हाथों से निकल गया, क्योंकि कई सीटों पर सीमांचल के इलाके में ओवैसी ने मुस्लिम मतों, दलित मतों में सेंध लगाई है। इस पर मैं आज बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रदर्शन की। जैसे ही रिजल्ट आया, यह पता चला कि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली है, तो हैरानी हुई। बिहार की पार्टी एलजेपी, जिसके वहां पर अपने कई सांसद हैं, उसको 1 सीट मिली है। लेकिन सीमांचल में एआईएमआईएम को असदुद्दीन ओवैसी, जिनका जो राजनीतिक आधार है वो हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, वो वहां से निकलकर बिहार में आते हैं और यहां पर 5 सीटें अपने गठबंधन को जिताते हैं। हालांकि उनकी एआईएमआईएम की जीत में वो जो गठबंधन वहां बना था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, जिसमें मायावती की पार्टी भी थी, जिसमें आरएलएसपी भी थी और कुछ अन्य दल थे, उनका भी समर्थन है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी बात कही जानी चाहिए। तो इससे राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हुए। कांग्रेस का हमलावर अंदाज ओवैसी पर हुआ और कांग्रेस ने इस बात को कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी ऐसी जगहों पे लड़ते हैं जहां से मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हो, और इसके जवाब में बीजेपी भी अपनी राजनीति करती है और उसका फायदा सीधे सीधे उसे ही होता है, यानी बीजेपी को होता है। लेकिन इस ओवैसी का इसको लेकर जवाब है। ओवैसी का साफ ये कहना है। पहले मैं आपको कांग्रेस की बात बताता हूं। कांग्रेस ये कहती है कि आरएसएस और ओवैसी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों एक जैसी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन ओवैसी इस बात को कहते हैं कि जब वो किसी इलाके में, किसी राज्य में जाकर वहां के दबे हुए लोग, कुचले हुए लोग, ऐसे लोग जिनकी आवाज किसी मंच तक नहीं जा रही है, उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। मुसलमान उनसे जुड़ते हैं या दलित मतदाता उनसे जुड़ते हैं या बाकी वर्गों के लोग उनसे जुड़ते हैं, तो कांग्रेस के लोग या आरजेडी के लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। तो उन्होंने कहा है ये उनका आईनी हक है कि वो किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, वहां के मुद्दों को उठा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस इस तरह अगर मुद्दों को नहीं उठा पाएगी तो आने वाले टाइम में वो उसके अपने अस्तित्व पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक और बात कह के पूरे उत्तर भारत के राजनीतिक दलों में खलबली पैदा कर दी है। ओवैसी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल का चुनाव भी लड़ेंगे और वो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ेंगे। तो इन दोनों राज्यों के बहुत बड़े मायने हैं आने वाले टाइम में। वैसे आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल, केरल और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये तीनों राज्य राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण बिहार का चुनाव था, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि दक्षिण में पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार पिछले 5 से 6 साल से जुटी हुई है। उसने वहां पर बड़ी कोशिशें की है कि ममता बनर्जी सरकार को हटाया जाए। सीए, एनआरसी के बाद जब वहां पर जबरदस्त आंदोलन हुए तो बीजेपी को यह उम्मीद है कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होगा। वो कहती रही है कि राम मंदिर के लिए उसकी सरकार ने प्रयास किए, तब जाके ये काम हो पाया। मोदी सरकार ने यह काम कराया। लेकिन बंगाल के अंदर जितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, वहां पर ओवैसी के जाने से टीएमसी परेशान है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जब ओवैसी ने कहा कि वो यहां चुनाव लड़ेंगे, तो इससे कांग्रेस भी परेशान है, बीएसपी भी और एसपी भी परेशान है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है और उन्हें इस बात का डर है कि ओवैसी यहां आने के बाद मुस्लिम मतों में और मुस्लिम दलित का जो उन्होंने एक कोलेशन बनाया है, एक कॉम्बिनेशन बनाया है, उसके जरिए वो यहां पर भी सेंध लगा सकते हैं। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके ओवैसी से कई तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ओवैसी जो है, ओवैसी की बातों का बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन सोशल मीडिया में या आम लोगों के बीच में इस तरह से प्रचार करते हैं कि उससे हिंदू मतदाता गोलबंद होते हैं, क्योंकि ओवैसी की भाषणों, ओवैसी के जो भाषण है उससे मुस्लिम मतदाता गोलबंद होते हैं। इनको दूसरे ढंग से दिखाकर दक्षिणपंथी संगठन बीजेपी और तमाम लोग हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, इसलिए वो ओवैसी को बी टीम बताते हैं बीजेपी की। और उनका यह भी कहना है, उनका एक सवाल होता है कि ओवैसी आखिर तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में वहां पर अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते, वहां के मुसलमानों की आवाज को वो पुरजोर ढंग से उठाने का काम क्यों नहीं करते, और वो यहां उत्तर प्रदेश में आकर या बिहार में आकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। पहले उन्हें वहां सरकारें अपनी बनानी चाहिए। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी का जवाब यही होता है कि ये उनका आईनी हक है, संवैधानिक हक है कि वो पूरे देश में कहीं भी जाकर, जमहूरियत है मुल्क में, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और उनका कहना है कि कांग्रेस उन पर किसी भी तरह के आरोप लगाए, इससे उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में यहां अगर ओवैसी आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ओवैसी यहां आएंगे तो फर्क पड़ सकता है, हालांकि उनके अभी तक इतना बड़ा उनके पास कोई संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर या पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन उनकी सियासी सक्रियता वहां पर है। और बिहार में 5 सीट जीतने के बाद उनका जो एक मैसेज गया है, क्योंकि आप अगर देखेंगे, चाहे राम मंदिर पर जब अदालत का फैसला आया, संसद के अंदर उस पर डिबेट्स हुई, या 3 तलाक का मसला जब आया, या आर्टिकल 370 का मसला हो, सीए एनआरसी का मसला हो, इन मसलों पर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक बुलंद आवाज, मुसलमानों की बुलंद आवाज बनकर निकले हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो लंदन से पढ़े हुए, वकालत जानते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू जबान पर उनकी पकड़ है, हिंदुस्तानियत की बात करते हैं और संविधान को आगे रखकर हमेशा कहते हैं कि उनके लिए संवैधानिक हक है उनका, तो संविधान की बात करते हैं, पढ़े लिखे होने के कारण, और मुसलमानों की आवाज चूंकि उठाते हैं तो उनके बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बंगाल, जहां पर बंगाल में टीएमसी और उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, इनको जो मुस्लिम मत मिलते हैं, उनको डर इस बात का है कि ओवैसी आए तो यहां वो जो बीजेपी विरोधी वोट है या जो सेक्युलर वोट है उनमें विभाजन कर देंगे, इसमें मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा खींच ले जाएंगे और ऐसे कई सीटों पर डैमेज करेंगे। उससे बीजेपी को बढ़त मिलेगी, बीजेपी को फायदा होगा, इन दलों का ये आरोप है। लेकिन ये जो जमहूरियत है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, यहां पर सबको अपनी आवाज पुरजोर ढंग से बुलंद करने की, संवैधानिक दायरे में रखने की आजादी मिली हुई है, हमारे संविधान से मिली हुई है, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से मिली हुई है। तो अब आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश में तो 1.25 साल का वक्त है, बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां साल 1.25 साल के वक्त बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन असम का चुनाव है, केरल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी अपनी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ममता बनर्जी उनको लेकर परेशान है। ममता बनर्जी बिना उनका नाम लिए कुछ कुछ बयान दे चुकी हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत से भी परेशान है, उनकी सक्रियता से भी परेशान है, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। और अभी आपने हाल में देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वहां का दौरा किया है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां का दौरा किया है, सीएए को लागू करने की बात कही है। तो बंगाल में जहां 30% से ज्यादा 32-34% मुस्लिम आबादी है, वहां पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश होगी और ममता बनर्जी पर बीजेपी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाती रही है। ऐसे हालात में बंगाल के अंदर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और बिहार में जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें हासिल की है जेडीयू से और जहां पर
टक्कर उसको जबरदस्त मिल रही थी, वहां पर जेडीयू पीछे है, बीजेपी आगे है। तो इस जीत को बीजेपी ने इस तरह दिखाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार की जनता ने वोट दिया है, और बिहार का ये मैसेज लेकर बीजेपी के नेता बंगाल जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर एनडीए फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर रहा है। तो बंगाल के चुनाव में भी इन नतीजों को भुनाने की कोशिश होगी। और जो बंगाल का इलेक्शन है बेहद अहम चुनाव है, क्योंकि बंगाल के बाद अगले साल बंगाल के नतीजों के 6-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, जहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ सीधी भिड़ंत होगी तमाम सियासी दलों की। और अभी जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री और पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। ऐसे में तमाम सियासी दलों के लिए भी चुनौती बहुत बड़ी है। हालांकि जब से जो मेरी बात थी वो ये थी कि ओवैसी के ये कहने के बाद कि वो बंगाल का भी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ेंगे, सियासी गलियारों में चर्चा जबरदस्त है। ओवैसी को लेकर जो कांग्रेस है, आरजेडी है और जो तमाम ये दल हैं उनके सियासी प्रहार बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि बिहार में बीएसपी के साथ गठबंधन बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई पहल करेंगे। और अगर वैसे यहां कोशिश उनकी लगातार चल रही है कुछ दलों के साथ गठबंधन की, तो आने वाले दिनों में जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है इसका सबसे बड़ा केंद्र आपका बंगाल बनेगा। हालात असम और केरल में भी लगभग ऐसे ही है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ओवैसी की इस घोषणा के बाद से उत्तर भारत में विशेषकर या पश्चिम बंगाल में राजनीति को लेकर जो चर्चा है, ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर जो चर्चा है वो जोरों से है। चुनाव से जुड़े, राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।